गुड इवनिंग। सो अब अपन डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएमएस 2023 पेपर जनरल मेडिसिन में पीडियाट्रिक्स वाला। फर्स्ट क्वेश्चन, थिकन्ड वेंट्रिकल वॉल विद नॉर्मल डायस्टोलिक फंक्शन इज़ अ फीचर ऑफ। तो इसमें ये पूछ रहा है कि वेंट्रिकल वॉल्स तो ठीक है पर डायस्टोलिक फंक्शन इज़ नॉर्मल। देखो, अगर डायस्टोलिक फंक्शन इम्पेयर्ड होता है तो डायस्टोलिक फंक्शन इम्पेयर्ड होता है अगर कोई कार्डियोमायोपैथी हो, जैसे कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और अगर फाइब्रोसिस हो तो इन सब केसेस में जो वेंट्रिकल वॉल होती है वो इतनी ठीक होती है कि वो प्रॉपर डायस्टोल नहीं कर पाती है। तो इन तीनों केसेस में तो ये नहीं मिलेगा। ये आंसर होगा इसमें एथलीट्स का। जो एक नॉर्मल जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, जो हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, उनका जो हार्ट होता है वो नॉर्मली ही इतना अपने आप को एडप्ट कर लेता है, ठीक है, हाई आउटपुट देने के लिए, कि वॉल्स तो ठीक हो जाती है पर डायस्टोलिक फंक्शन रिमेंस नॉर्मल। देयर इज़ नो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी। ओके, तो इसमें डी आंसर। सेकंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग अकर। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग क्या होता है? एक तो S1 हार्ट साउंड होती है, एक S2 हार्ट साउंड होती है। ओके, S2 हार्ट साउंड में दो कंपोनेंट होते हैं, इसमें भी दो कंपोनेंट हैं, मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड, और इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एओर्टिक एंड पल्मोनरी। S1 में तो स्प्लिटिंग अपन डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि इनमें टाइम गैप इतना कम होता है कि स्प्लिटिंग अपने को मिलती ही नहीं है देखने को। स्प्लिटिंग की बात करते हैं अपन S2 वाले पे। तो स्प्लिटिंग कब होगी? स्पेशली पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में से अपन नॉर्मल स्प्लिटिंग की बात करें कि A2 और P2 का जो टाइम गैप है वो बढ़ गया है, तो ये तो नॉर्मल स्प्लिटिंग हुई है। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ये है कि A2 P2 का टाइम गैप में इस तरीके से डीअरेंजमेंट हुआ है कि P2 पहले आ रहा है A2 के। अब इसमें दो चीज़ें आप समझो कि ऐसे होता है A2 फिर P2, ठीक है, 30 मिली सेकेंड का डिफरेंस रहता है अराउंड, फिर A2 फिर P2, ठीक है। अब अगर ये जो A2 है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लेट हो कि इस P2 के, ये इतना ज़्यादा लेट हो कि इस P2 के बाद में सुनाई देगी, या फिर ये जो P2 है, ठीक है, ये जल्दी आ जाए और A2 का टाइम शॉर्ट हो जाए। देखो, आपको प्रैक्टिकली अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊँ, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस। ओके, सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे आउटपुट निकलेगा नहीं इजीली, उसको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा आउटपुट भेजने में, और जब तक कंप्लीट वो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इजेक्ट नहीं कर देगा तब तक वॉल क्लोज नहीं होंगे, डेट मीन्स A2 डिलेड होगा। अब सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस में A2 इतना डिलेड होता है ना कि ये जो उसकी P2 है उसके बाद में आता है, ठीक है, इस P2 के बाद में सुनाई देगा, तो इसलिए ये पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग हो गई। नेक्स्ट है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होगा? अब जो कंडक्शन है, ठीक है, जो AV नोड से आगे कंडक्शन आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को आएगा और राइट वेंट्रिकल को आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल को नॉर्मल आ गया, यहाँ पर A2 हो गया। अब राइट वेंट्रिकल को ब्लॉक है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक यानी राइट वेंट्रिकल का ब्लॉक है, तो उसको कंडक्शन यानी उसको इलेक्ट्रिक करंट लेट मिलेगा, वो लेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो P2 और ज़्यादा डिलेट होगा। तो यहाँ पे अपन देखें तो इसमें जो स्प्लिटिंग है वो नॉर्मल मतलब जो प्रोलॉन्ग स्प्लिटिंग होगी, पैराडॉक्सिकल नहीं होगी। ओके, तो ये आंसर नहीं है अपना। थर्ड है राइट वेंट्रिकुलर पेसिंग। अब देखो, राइट वेंट्रिकुलर पेसिंग अगर कर दी है तो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंडक्शन फास्ट होता है, राइट का स्लो होता है। अब अगर आपने उसकी पेसिंग कर दी है तो जो राइट वेंट्रिकल उसका कंडक्शन फास्ट हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक करंट पहले मिल जाएगा तो जल्दी कॉन्टैक्ट कर लेगा, P2 अर्ली हो जाएगा A2 से। ओके, तो ये पैराडॉक्सिकल स्प्लिट हो गया। फिर लास्ट है हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये भी अपन देख चुके हैं। हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या था? सेम होता था, सिस्टोलिक एंटीरियर मूवमेंट ऑफ द माइट्रल वॉल्व, ये देखने को मिलता था अपन को। तो इस केस में जो एओर्टिक वॉल्व है, ठीक है, पहले तो सैम की वजह से बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उतनी देर में P2 साउंड जनरेट हो जाता है, और फिर बाद में जब वो ऑब्स्ट्रक्शन ओपन होता है फिर जाके वेंट्रिकल अपना कंप्लीट आउटपुट देगा और वॉल्व बंद होता है। तो इस केस में भी देखने को मिलता है। देखो, अब एग्ज़ाम में आपको इतना नहीं सोचना होता
कि इसमें होगा नहीं होगा, आपको जब पता लग गया कि सेकंड ऑप्शन नहीं है तो 1, 3 एंड 4 आप लगा के सीधा आगे मूव कर सकते हो। अ पेशेंट विद पेरिफेरल एडेमा हैज़ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। फाइंडिंग्स क्या है, देखो सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर है, लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे जेवीपी उसकी रेज्ड है, सीवी वेव प्रोमिनेंट है, मरमर इंक्रीज, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ना कि मरमर इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑन डीप इंस्पिरेशन। ओके, मरमर इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑन डीप इंस्पिरेशन। अब देखो सीवी वेव किससे रिलेटेड है, ट्राइकस्पिड वॉल से रिलेटेड है। यहाँ पर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर की बात हो रही है, ठीक है, तो बात ट्राइकस्पिड वॉल वगैरह लेफ्ट स्टर्नल पे होता है, अगर वीएसडी होता है वो भी लेफ्ट स्टर्नल पे होता है, ठीक है। मिटर रिगर्गिटेशन इधर नहीं होता, प्रोलेप्स में तो क्लिक साउंड आता है, तो ये वैसे भी आउट है, ठीक है। हम वापस वॉल की बात करते हैं। जेवीपी रेस्ट क्यों हो रहा है भाई, जब इंस्पायर करते हैं ना तो राइट वेंट्रिकल की राइट साइड ऑफ द हार्ट की फिलिंग ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली जब आप इंस्पिरेशन करते हो। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मरमर इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, डेट मीन और मरमर इंक्रीज हो रहा है, टर्बुलेंस ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज़ सिर्फ ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन में ही पॉसिबल है। देखो फ्लो ज़्यादा आ रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, डेट मीन वहाँ पे रिगर्गिटेशन है। अगर स्टेनोसिस होगा तो मरमर इंक्रीज़ नहीं होगा पहली चीज़ तो। ओके, तो यहाँ पे आंसर है अपना ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन लगता था मेरे को इस पेपर का। तो स्मॉल साइन इज सीन इन CRR कास्टेटिक पेरिकार्डिस डेस्टिक कार्डियोमायोपैथी राइट हार्ट फेलियर। ओके, कास्टेटिक पेरिकार्डिस। A patient has a cardiac murmur that is best heard at the right second intercostal space। ठीक है, मरमर की लोकेशन आपको याद करके जानी रहेगी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है उसके सी में से बोल के। तो राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मरमर हर्ड हो रहा है। इट इंक्रीज विद द एक्सपिरेशन, ऑल्सो द मरमर रिड्यूस इन इंटेंसिटी ड्यूरिंग सस्टेन हैंड ग्रिप बट इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑन इनहेलेशन ऑफ द अमाइन नाइट्रेट। द लीजन इज लाइकली इन। तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन है राइट साइड नहीं, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, तो यहाँ पे जो एओर्टिक वॉल की साउंड यहाँ पे हर्ड होती है अपन को इजीली, ठीक है। तो वैसे भी अपन इसमें आईडी लगा सकते हैं, एओर्टिक स्टेनोसिस है। प्लस जो इसमें बाकी चीज़ लिखी हुई है कि मरमर जो है इंक्रीज हो रहा है एक्सपिरेशन के साथ में। ऑल्सो मरमर की इंटेंसिटी सस्टेन हैंड ग्रिप करने पे, हैंड ग्रिप सस्टेन हैंड ग्रिप कर रहे हो, डेट मीन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो, सारा ब्लड जो है वो फ्लो टुवर्ड्स दी हार्ट बढ़ता है, फ्लो बढ़ता है, जो वॉल्स है वो स्ट्रेच होती है, ठीक है, और इंजेक्शन फास्ट होता है। तो इस वजह से यहाँ मरमर रिड्यूस हो रहा है। इसका उल्टा अगर सोचें कि अमाइन नाइट्रेट देने पे क्या हो रहा है, बॉडी में वैसो डायलेशन हुआ, टोटल पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हुई है, बॉडी में अराउंड दी पेरिफेरी ब्लड ज़्यादा कट हो रहा है, हार्ट को ब्लड मिलता है कम, ब्लड कम मिलता है, तो उसको भेजने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम है, स्ट्रेच कम है, तो उसको भेजने के लिए इतना प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता, तो स्टेनोसिस ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो ये होता है मरमर का मीन्स। ओके, बी इन मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर क्राइटेरिया। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसको ऑप्शंस पढ़ते हैं, मेजर क्राइटेरिया कौन सा नहीं है। ओके, न्यू पार्शियल डेहिसेंस ऑफ द प्रोस्टेटिक वॉल, पॉजिटिव ब्लड कल्चर, रॉट स्पॉट, न्यू वल्वुलर रिगर्गुलेशन। देखो यहाँ वॉल की बात हो रही है, यहाँ ब्लड कल्चर की बात हो रही है, यहाँ पे वॉल की बात हो रही है, तो ये तो देखो मेजर क्राइटेरिया में आएंगे, आप पढ़ के भी आइडिया लगा सकते हो। रॉट स्पॉट एक प्रॉपर एंड प्रॉपर माइनर क्राइटेरिया में आता है, तो ये इसमें आंसर हो जाएगा। ड्यूक्स क्राइटेरिया आपको पढ़ के जाना रहेगा पेपर के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन पहले भी एक दो बार आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट प्रीडोमिनेटली लार्ज आर्टरीज को प्रीडोमिनेटली अफेक्ट करती है, लार्ज आर्टरीज, जाइंट आर्टरीज, जाइंट सेल आर्थराइटिस। ओके, सिंपल चीज़ है। और इसके अलावा लार्ज आर्टरीज में कौन सा था, टकाइशो आर्थराइटिस था। ठीक है, लार्ज आर्टरीज में जाइंट सेल और टकाइशो है। फिर उसके बाद जो मीडियम वेसल्स थी उसमें कौन सा था, पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा, कावासाकी और बर्जस, बर्जस डिसीज, और बाकी स्मॉल वाले थे ये दोनों। ऑसबॉर्न वेव इन ईसीजी
show prolonged repolarization with a distinctive convex elevation of the J point. These waves are associated with the systemic hypothermia. A decline in total lung capacity to less than 80% of the patient's predictive value is an indication of the. देखो क्या बोल रहा है कि जो टोटल लंग कैपेसिटी है ना वो कम हो गई है, 80% से कम हो गई है, तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन है? तो ये रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ का इंडिकेशन होता है अगर लेस देन 80% हो गई तो। एम्बोलिज्म और हाइपरटेंशन का इसमें कोई रोल नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिव होगा तो कैपेसिटी में कम होगी, कैपेसिटी तो रेस्ट्रिक्टिव में कम होती है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव में तो सिर्फ अंदर, जैसे जो अपन पढ़ते थे एम्फाइसीमा में पिंक पफर ब्लू ब्लॉटर वगैरह वाली, इसमें जैसे एम्फाइसीमा तो इसमें सही नहीं रहेगा बात करना, अपन देखते हैं जैसे अस्थमेटिक पेशेंट है, ओके, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन रहता है कि भाई वो एक्सेल नहीं कर पाता, तो अंदर रेसिडुअल एयर बढ़ जाती है, ठीक है, इनहेल इजीली कर लेते हैं। 10th, a 28-year male is suspected of having hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Which of the following statements are likely to be true on his examination? ये मेल है जिसको HOCM है, इसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो इसमें अपन को देखना है इसमें कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। मैन्यूवर दैट डिक्रीजेस लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड विल कॉज द मर्मर, ठीक है, जो प्रीलोड कम कर रहे हैं, विल कॉज द मर्मर टू इंटेंसिफाई, करेक्ट, क्योंकि सिर्फ मिडल वर्क प्रोग्रेस ऑफ HOCM का मर्मर होता है जो अपोजिट चल रहा है, बाकी जो प्रीलोड कम करेगा वो मर्मर कम करता है, जो प्रीलोड बढ़ाएगा वो मर्मर बढ़ता है, बाकी सब जो भी वॉल्वुलर इश्यूज़ होते हैं उन सब का तो ये होता है, इसमें ये दोनों में एक एक्सेप्शन होता है, वन करेक्ट है। मैन्यूवर दैट डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर आफ्टर लोड विल कॉज डिक्रीज इन इंटेंसिटी, गलत। मर्मर ऑफ HOCM बिकम सॉफ्टर विद पैसिव लेग रेसिंग, देखो पैसिव लेग रेसिंग कर रहे हो और मर्मर सॉफ्टर हो रहा है, पैसिव लेग रेसिंग से क्या होता है, हार्ट को लोड बढ़ता है, तो ये थर्ड भी करेक्ट है। मर्मर ऑफ HOCM बिकम लाउडर विद स्क्वेटिंग, स्क्वेटिंग कर रहे हो तो ब्लड बढ़ेगा, तो ये लाउडर नहीं होगा, ये सॉफ्टर होगा, ओके, तो 1 और 3 इसमें आंसर है। अब 56-year मेल क्रॉनिक हैवी स्मोकर है, प्रेजेंटेड विद रेस्टलेसनेस, ऑन एग्जामिनेशन 96 पल्स है, BP 112/70 है, पेन सिस्टोलिक मर्मर अपन को सुनने में आ रहा है विच शो कैरेवेलो साइन, और मर्मर जो है वो लाउडर हो रहा है वो ऑन डीप इंस्पिरेशन, ठीक है, देखो ये मर्मर गेटिंग लाउडर ऑन डीप इंस्पिरेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ द JVP इन हिम, देखो मेन अपन अगर कार्डिक इश्यूज़ की बात करें, जो कार्डिक साइंस में कैरेवेलो साइन किसमें देखने को मिलता है, ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन में क्लासिकली कैरेवेलो साइन देखने को मिलता है। अब ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन हो रहा है यहाँ पे, दूसरी चीज़ मर्मर गेटिंग लाउडर ऑन डीप इंस्पिरेशन, यानी कि राइट साइड का ये लीजन है और ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन हमने आइडेंटिफाई, मतलब इस पेशेंट को क्या ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन है, ओके। अब ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन में जो CV वेव है वो रेज्ड होती है, और दूसरी चीज़ ये मर्ज हो जाती है, ठीक है, वॉल क्योंकि पेटेंट नहीं है ना, वॉल तो अब ओपन है ऐसा, ठीक है, तो इसलिए CV वेव एंड C वेव मर्जेस, सी ऑप्शन 11. Which one of the following is a manifestation of vascular phenomena in modified Duke criteria? Modified Duke criteria में vascular phenomena का इनमें से कौन सा मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, देखो मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया में जो होता है इसमें वैस्कुलर फिनोमेना अपने पास दो होते हैं, पहला तो होता है सिस्टमिक एम्बोलाई, क्योंकि थ्रोम्बोजेनिक स्टेट होती है, तो सिस्टमिक एम्बोलाई एक हो गया। दूसरा होता है इसमें जेनवे लीजन। अब देखो मैं एक बार इस क्राइटेरिया इसको एक बार ड्यूक और इसको ड्यूक में जो माइनर वाले क्राइटेरिया जो है इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ फास्टर ना। माइनर क्राइटेरिया में या तो फीवर होता है, सेकंड आता है उसके बाद वेस्कुलर फिनोमेना में या तो सिस्टमिक एम्बोलाई या जेनवे लीजन वेस्कुलर फिनोमेना, ठीक है, जो अपने पाम में, ठीक है, वेस्कुलर पाम में इसमें देखने को मिलता है वेस्कुलर फिनोमेना। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना में ऑस्लर नोड है और रॉड स्पॉट है। रॉड स्पॉट आई में, ऑस्लर नोड पी टाइप नोड्यूल होता है। प्रीडिस्पोज के बाद नेक्स्ट आता है प्रीडिस्पोजिंग इन्फेक्शियस एंडोकार्डिटिस, जिसमें रिस्क फैक्टर होता है आईवी ड्रग अब्यूज़ और ये सब चीज़ें।
लास्ट है माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस है, जो मेजर क्राइटेरिया में इन्वॉल्व है। देखो मेजर क्राइटेरिया में या तो 2 पॉजिटिव ब्लड कल्चर मिल जाए, 12 आवर अपार्ट कलेक्शन हो जिनका। उसके बाद दूसरा है एविडेंस ऑफ एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, जैसे कि वॉल्वर इन्वॉल्वमेंट है, न्यू ऑनसेट मर्मर हो गया, एब्सेंस हो गया, वॉल्वर डाइसेंस हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये होता है ड्यूक्स क्राइटेरिया। ओके, तो ये अपना इसमें आंसर हो गया 12th में सी। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन करा उसके बाद कौन सी वॉल्यूम रहती है यहाँ पर अपने लंग्स में? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर फोर्सफुल करो तो रेसिडुअल वॉल्यूम बचेगी। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर अर्ली फॉलोअप इन पेशेंट्स ट्रीटेड फॉर एंटी हेलिकोबैक्टर पायलोरी ड्रग इज, इन्वेस्टिगेशन चॉइस हो जाएगी इसमें यूरिया ब्रेथ टेस्ट। ठीक है, एंटी हेलिकोबैक्टर पायलोरी ड्रग्स ले रहा है कोई, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या होगी? एस पायलोरी को चेक करनी है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। रैपिड यूरिया टेस्ट कुछ नहीं होता है, स्टूल में क्या करोगे चेक करोगे, सीरोलॉजी कुछ होती नहीं है। The most common non-pancreatic site for tumor distribution in Zollinger-Ellison syndrome is, पैनक्रियास के अलावा मोस्ट कॉमन साइट ड्यूडेनम, बड़ा फेमस चीज़ है तो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन को प्रीडिस्पोज कौन कौन सी चीज़ करती है इसमें? पहला है फीकोरल ट्रांसमिशन। तो ये बताओ हेपेटाइटिस सी का फीकोरल ट्रांसमिशन होता है क्या? नहीं, ये मतलब एज ए एक्विजिशन दिस फैक्टर नहीं है। ब्लड वाला ब्लड के थ्रू और सेक्सुअली ज़्यादा होता है। आईवी हो गया, वर्टिकली हो गया, शेयरिंग टूथब्रश एंड रेजर हो गया। ओके, तो 2, 3 एंड 4 इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉक इन सीवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। सीवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द शॉक इज़ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, क्योंकि उसमें क्या होता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स निकलेंगे, वेसोडाइलेशन होगा। वेसोडाइलेशन होगा, सारा जो फ्लूइड होता है वो थर्ड स्पेसिस में चला जाएगा, यानी कि एसाइटिस होगा, फ्लूइड लॉस होगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा। मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट फॉर स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ई कोलाई। सीरोलॉजिकल मार्कर डिटेक्टेबल ड्यूरिंग विंडो पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज HBC। ठीक है, और वो होगा IgM वाला, क्योंकि IgG तो क्रॉनिक में आता है ना, इम्यूनिटी जब प्रॉपर हो जाती है। 20 ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया है पेपर इनकी तरफ से, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी ये कुछ नहीं, सिलिक डिजीज़ का क्वेश्चन है। सिलिक डिजीज़ में देख लो, देखना चाहे डिस्कस करना चाहता हूँ। सिलिक डिजीज़ के लिए करेक्ट पूछ रहा है, प्रेजेंस ऑफ IgA एंटी एंडोमेसियल एंटीबॉडीज होती है, एब्सेंस ऑफ रिड्यूस्ड हाइट ऑफ द विला इंटेस्टाइनल बायोप्सी होती है, इंक्रीज लिम्फोसाइट इन लैमिना प्रोप्रिया इन स्मॉल इंटेस्टाइनल बायोप्सी एंड एब्सेंस ऑफ द TTG एंटीबॉडी इन द सीरम। देखो इसमें इन्फ्लामेशन चल रहा होता है, डैमेज होता है, लिम्फोसाइट्स में भी मिल सकती है, बट एब्सेंस ऑफ द टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस एंटीबॉडीज ये नहीं होता है ना। Which of the following statement are correct for the treatment of chronic hepatitis B with pegylated interferon कम? देखो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के लिए जो पैगिलेटेड इंटरफेरोन अपन देते हैं उसके लिए उसमें से उसके लिए इन स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी ट्रू है? पहला होता है पैगिलेटेड इंटरफेरोन इज़ पुअरली टॉलरेटेड ड्रग एज कंपेयर टू न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, ट्रू। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग से कंपेयर करें तो ये पुअरली टॉलरेटेड होती है पेशेंट्स को। रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट विद पैग इंटरफेरोन इज़ कॉमन देन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, नहीं। ठीक है, इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। पैग इंटरफेरोन इज़ नॉट यूजफुल इन पेशेंट ऑफ सिरोसिस, हाँ ये सिरोसिस के पेशेंट्स में काम नहीं आता है। और पैग इंटरफेरोन इज एडमिनिस्टर्ड एवरी वीक फॉर 48 वीक्स। ठीक है, 48 वीक्स तक लेना होगा, हर वीक एक इसका इंजेक्शन लगता है। तो 1, 3 एंड 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बाकी इसमें अगर देखें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स मेन है, जो जिसकी वजह से हम इसको इतना प्रीफर नहीं करते, पर डिस्कस कर क्वेश्चन तक रखे हुए तो अपन इस पर डिस्कस करें इतना। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है, ठीक है, तो यूरिन का एल्कलाइजेशन करना है,
आईवी फ्लूइड देते हैं, और नहीं यूरिन का इंटरेक्शन नहीं, सॉरी, अपन को आईवी फ्लूइड देना होता है, रास्पबेरी केस और फेमिस्टेट देते हैं। यूरिन एल्टराइजेशन इसमें नहीं करते क्योंकि अपन इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होती है मेनली, पर एल्कलाइजेशन इसमें प्रमोट नहीं करता कुछ भी। क्रिस्टल्स होते हैं उनको अपने को निकालना होता है, क्योंकि जब अपन कीमोथेरेपी देते हैं ट्यूबरकुलोसिस होता है, पोटेशियम फॉस्फेट, ठीक है, सारे जो भी ये इनका बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है जो टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, हाइपरकैलेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पहले तो प्री आईवी फ्लूइड देते हैं उनको अपन। रास्पबेरी केस इनके क्रिस्टल्स बनने को रोकता है। ओके, 2, 3, 4 फोकल सीजर में भी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। फोकल सीजर में क्या क्या चीज़, फोकल सीजर किस किस के साथ एसोसिएट होता है? फोकल सीजर को अपन एसोसिएशन देखें तो जैक्सोनिन मार्च के साथ एसोसिएट होता है, टॉर्च पैरालिसिस के साथ में होता है, और एपिलेप्सिया पार्शियलिस कंटिन्यूया के साथ भी होता है। जैक्सोनिन मार्च में तो क्या है कि भाई जैसे लोअर लिम्ब के टो से शुरू होती है, ठीक है, पैरालिसिस, और धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाती है। टॉर्च पैरालिसिस बॉडी को मूव नहीं कर पाता, और पार्शियलिस कंटिन्यूया या हाफ बॉडी पैरालिसिस, तीनों चीज़ें देखने को मिल सकती है अपन को फोकल सीजर। टिपिकल एब्सेंट सीजर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। टिपिकल एब्सेंट सीजर में क्या होता है, ये जो बच्चे में होते थे ना, छोटे बच्चे देखने को मिलते हैं, वो वाला ही है। इसमें एवरेज 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड स्लो वे डिस्चार्ज होने में ईजी देखने को मिलता है। पोस्टल कन्फ्यूजन नहीं होता है। मल्टीफोकल स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी ऑफ द ब्रेन नहीं, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। और लेस रिस्पॉन्सिव टू एंटी कन्वर्सन एज कम्पेयर टू और टिपिकल एब्सेंट सीजर नहीं, ये अच्छा रिस्पॉन्स देता है ना, तो ये भी गलत है, तो इसमें आंसर ए हो गया। विच आर द फॉलोइंग आर कॉन्ट्राइंडिकेशन टू थ्रोम्बोलाइसिस इन एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक? रिसेंट हेड इंजरी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, बिल्कुल है। रिसेंट एमआई की हिस्ट्री है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बीपी मोर देन 150/100 कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती, ठीक है। ये होता है सिस्टोलिक में तो मोर देन अगर 220 है, और डायस्टोलिक मोर देन 100 है। ओके, इसके ऊपर बीपी होगा तो बीपी का कॉन्ट्राइंडिकेशन है, 150/100 पे नहीं होता। और अगर लास्ट 3 वीक में कोई जीआई ब्लीडिंग हुई है तो होता है। बाकी और भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, कोई इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म है, हेवी मालफॉर्मेशन है, कोगुलोपैथी है, और स्ट्रोक की हिस्ट्री है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की हिस्ट्री है, वेस्कुलाइटिस है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में कोई उसके ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है, प्रेगनेंसी चल रही है, ये सब चीज़ें होगी। ओके, तो 1, 2 एंड 4 इसका आंसर हो गया। 25 का बी। 26 Which one of the following distinguishes axonal degeneration from segmental demyelination on electrophysiological studies? ठीक, सेगमेंटल यहाँ पे अपन डिस्टिंग्विश कर रहे हैं एक्सोनल डिजेनरेशन को और सेगमेंटल डीमाइलिनेशन को, ईएमजी स्टडी। देखो एक्सोनल डिजेनरेशन जो होता है अपन ऐसे कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सोनल डिजेनरेशन वाला रख लेते हैं, यहाँ पर सेगमेंटल डीमाइलिनेशन वाला रख लेते हैं। सेंसरी और मोटर एम्पलीट्यूड को कंपेयर करें, मैं पहले एक बार इन जनरल बता रहा हूँ, इसको ध्यान में बिना रखते हुए। सेंसरी और मोटर एम्पलीट्यूड की बात करें तो अगर एक्सोनल डिजेनरेशन है तो उसमें ये जो इम्पल्स होती है सेंसरी और मोटर एम्पलीट्यूड की, या तो बहुत कम होगी या एब्सेंट होती है। जबकि डीमाइलिनेशन है, ठीक है, सेगमेंटल डीमाइलिनेशन है, तो वो नॉर्मल होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा एक्सोन डिजेनरेट है, यहाँ पे सिर्फ सेगमेंट गया हुआ है, तो इसको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। डिस्टल लेटेंसी की बात करें तो यहाँ पे पूरा एक्सोन गया हुआ है, तो डिस्टल लेटेंसी यहाँ पर इस केस में नॉर्मल होती है, पर यहाँ सेगमेंट में ब्रेक आ गया तो डिस्टल लेटेंसी यहाँ पे प्रोलॉन्ग होती है। कंडक्शन वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल और स्लाइटली डिक्रीज होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है। एफ वेव लेटेंसी, ठीक है, एफ वेव लेटेंसी, या फिर मैं बात करूँ एच रिफ्लेक्स, एफ वेव और एच रिफ्लेक्स ये दोनों यहाँ पे नॉर्मल टू इंक्रीज होते हैं, और यहाँ पे ये या तो एब्सेंट होते हैं या थोड़ा बहुत ही बड़े में होते हैं। कंडक्शन ब्लॉक, कंडक्शन ब्लॉक यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे कंडक्शन ब्लॉक मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक है बीच में। अब देखो, अब अपन ये लाइंस पढ़ते हैं।
डिस्टल लेटेंसी इज नॉर्मल इन एक्सोनल डिजनरेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड इन सेगमेंटल डीमाइलिनेशन। बिल्कुल अभी अपन ने पढ़ा डिस्टल लेटेंसी नॉर्मल होती है एक्सोनल डिजनरेशन है क्योंकि उसमें पूरा है, और प्रोलॉन्ग्ड होती है सेगमेंटल डीमाइलिनेशन है क्योंकि उसमें ब्रेक आ गया है बीच में। कंडक्शन वेलोसिटी इज लो इन एक्सोनल डिजनरेशन एंड नॉर्मल इन सेगमेंटल डीमाइलिनेशन। नहीं। कंडक्शन ब्लॉक इज प्रेजेंट इन एक्सोनल डिजनरेशन एंड एब्सेंट इन सेगमेंटल डीमाइलिनेशन। नहीं। टेम्पोरल डिस्पर्शन इज प्रोमिनेंट इन एक्सोनल एंड एब्सेंट इन सेगमेंटल डीमाइलिनेशन। ये भी नहीं। देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन एक ही है, अभी अपन यहाँ पे डिस्कस करा है, बाकी सारे उल्टे आ जाएंगे, उल्टे सही हैं इनके ना जो लिखा हुआ है। Which one of the following drugs help to maintain abstinence by reducing alcohol craving? ठीक है, तो अल्कोहल क्रेविंग की एब्सटेंस में एक्केम्प्रोसेट होता है जो काम। इसके अलावा और कौन कौन सी दवाई है, इसकी ट्रिक है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, नन ऑफ दी अबव अल्कोहल क्रेविंग वाली की दवाई है। तो एल से तो हो गया नेल्ट्रेक्सोन, ओ से हो गया ऑन्डेस्ट्रोन, टी से हो गया टोपिरामेट, ए से हो गया एक्केम्प्रोसेट। हाँ एक्केम्प्रोसेट ही है। ओके, तो नेल्ट्रेक्सोन, ऑन्डेस्ट्रोन, टोपिरामेट, एक्केम्प्रोसेट। ओके, तो ये अल्कोहल की क्रेविंग को डिक्रीज करने वाली दवाई है। द BCR-ABL1 ऑन्कोप्रोटीन एग्जिबिट्स कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम? टायरोसिन काइनेज की होती है। इमाटिनिब, डेसर्टिनिब, निमोटिनिब, पोनाटिनिब, ये कौन सी क्लास की ड्रग्स हैं? ये सब टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स हैं। H. pylori infection is associated with development of which of the following lymphoid malignancy? हेलिकोबैक्टर पायलोरी कौन सी लिम्फोइड मैलिग्नेंसी को कहता है? लिम्फोमास। लिम्फोमास इधर कौन सा है? माल्ट हो गया ना। द डफी एंटीजन सर्व एज रिसेप्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअल पैरासाइट? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये वन लाइनर फेमस क्वेश्चन अभी तक के ना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स डफी एंटीजन है, इसके लिए एज ए रिसेप्टर काम करता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए। विद रिगार्ड टू ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, क्रायोप्रेसिपिटेट इज अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्रायोप्रेसिपिटेट इनमें से किस चीज़ के लिए रिच सोर्स है? फाइब्रिनोजन का है, फैक्टर 8 का है, वॉन विलियम फैक्टर का। ठीक है, किस किस का है? फाइब्रोजन का है, प्रोटीन फैक्टर 8 का है, और वॉन विलियम फैक्टर का 9 का नहीं है। तो 1, 2 और 4 का हो गया 1, 2, 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कैन बी ट्रांसमिटेड वाया ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड? इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से कौन कौन से वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं? देखो, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, HIV तो होता ही होता है, पैरोवायरस B19 होता है। एक मुझे जितना याद है साइटोमेगलो वायरस भी इस लिस्ट में ऐड कर देना। ओके, तो 1, 2, 3, 4 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया बी? हीमोफीलिया बी का मोड ऑफ इनहेरिटेंस एक्स-लिंक्ड रिसेसिव होता है। कार निमोनिक याद कर लो, हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल रिसेसिव है, बाकी दोनों एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है, ए और बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैरेक्टरिस्टिकली may present with the triad of hemolysis, pancytopenia, venous thrombosis? hemolysis, pancytopenia, venous thrombosis, PNH में होता है। which of the following associated with the low MCV of red blood cell? low MCV of red blood cell ये मिलता है आपको थैलेसीमिया में देखने के लिए मिलेगा। लो MCV of RBC। GnRS deficiency with hyposmia is typically seen in Kallmann syndrome. Iodine has complex effect on thyroid function. Very high concentration of iodine अगर हाई है, इनहिबिट कर देगा थायराइड हार्मोन सिंथेसिस और उसके रिलीज को, यानी हाइपरथायराइडिज्म, हाई आयोडीन ने हाइपोथायराइडिज्म कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज वुल्फ चेकअप इफेक्ट। और हाई इसने अगर हाइपरथायराइडिज्म करा तो जॉन्ड बेस्ट होगा। Which of the following pharmacological agents? ठीक है, consider the following pharmacological agents. Which of the above can be used for the treatment of thyrotoxicosis crisis? में इनमें से किस किस को काम में ले सकते हैं अपन? ओके, प्रोप्रेनॉल बिल्कुल, सोडियम
हाइपोटेट ले सकते हैं, PTU ले सकते हैं, लिवोथायरॉइड तो खुद ही थायराइड हार्मोन है तो इसको नहीं लेंगे। 1 2 3 कंसिडर द फॉलोइंग फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स विच ऑफ द अबव मे बी इंक्लूडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स एडिमा कोमा। लिवोथायरोनिन लिवोथायरॉक्सिन को ले सकते हैं, ये दोनों नहीं लेंगे क्योंकि ये तो हाइपरथायरिज्म की दवाई है। 1 और 2 हो गया। Which of the following insulin preparation has the longest effective duration of the action? Longest effective duration of the Degludec का होता है। Glargine is peakless, Degludec is longest. Functional pituitary adenoma most commonly arises from which of the following cell? ये होता है लेक्टोट्रोफ वाला 42 का B. Low serum thyroglobulin levels are seen in. देखो थायरोग्लोबिन इज मार्कर फॉर द थायराइड फंक्शन और थायराइड ट्यूमर में ही मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा। तो अगर ये लो है तो, और अगर फिर भी थायरोटॉक्सिकोसिस चल रहा है बॉडी में, सॉरी मैं वापस बोलता हूँ, लो थायरोग्लोबिन लेवल है, ठीक है, दैट मीन थायराइड फंक्शन काम नहीं कर रही है। अब इनमें देखो ग्रे में काम कर रही है, इसमें ज़्यादा काम कर रही है, इसमें भी इन्फ्लामेशन मीन कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ होगा, नॉर्मल होगा। लो मिल रहा है मीन्स बाहर से थायराइड हार्मोन लेना है ऊपर से, थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टेशियम है। 44 अब 45 ईयर ओल्ड मेल है, पॉलीयूरिया पॉलिटिक्स है, पॉलीफेजिया 3 मंथ से, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 106 है, रैंडमली करा आपने तो 220 आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हिज डायग्नोसिस। देखिए वहाँ पर देखो क्लासिकल फीचर्स तो हैं ही इसको, 3 मंथ से, फास्टिंग उसका मोर देन 100 आ रहा है और रैंडम करा है तो मोर देन 199 आ रहा है, तो इसको डेफिनेटली डायबिटीज़ मेलिटस है, ठीक है, डायग्नोसिस बना सकते हैं अपन। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस नहीं बोलेंगे ब्रो, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस तो अगर देखो अगर ये लेस देन 199 होता या ये फीचर्स नहीं होते क्लासिकल तो अपन IGT पे शक करते हैं। अगर इन फीचर्स के साथ में आपको मोर देन 199 मोर देन 200 मिल रहा है रैंडम तो आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। Which one of the following statement is true regarding the use of the SGLT2 inhibitors in management of the diabetes mellitus? They are used in type 1, type 2 and pancreaticogenic form of diabetes mellitus. टाइप 1 में तो देती नहीं है तो गलत हो गया। They cause increase in the blood pressure by 3 to 6 mmHg and hence avoided in hypertensive patients. भाई ये तो शुगर का लॉस कराते हैं, यूरिन में लॉस होगा तो हाइपरटेंशन में तो ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है इनका, ठीक है, और अवॉइडेंस ऐसा कुछ नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेशन। देयर ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन सिक्रेशन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी। नहीं है तो किडनी में पूरा काम करते हैं, किडनी में क्या काम करते हैं, PCT में, है ना। और यूग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मे अकर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इफ देयर इज कंकरेंट इलनेस। अगर कोई और इलनेस है तो इसमें बिल्कुल यूग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस SGLT2 इनहिबिटर ही करती है। इसका केस मेरा रियल लाइफ में देखा हुआ है, आपने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन होती है, पर आज उसका रैंडम ब्लड शुगर या RBC बोल दो, ठीक है, जब आप रैंडम ब्लड शुगर उनका करोगे तो 100 to 200 की रेंज में ही होगा, जबकि अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि DK के फीचर मिल रहे हैं और ये सब चीज़ मिल रही है तो आप सोचते हो कि 300 के अराउंड तो मिनिमम होगा, उससे ज़्यादा होगा, पर शॉकिंगली ये कम होता है। आप चेक करोगे पेशेंट की हिस्ट्री तो SGLT2 इनहिबिटर्स को होगा वो। 50 ईयर लेडी है who is a known case of rheumatoid arthritis present with obesity, moon face, abdominal scar है, कुशिंग पूरा हो गया, ठीक है। Overnight dexamethasone suppression test shows serum cortisol is greater than 50, serum ACTH is less than 1, adrenal imaging and brain CT imaging show unremarkable। इसमें क्या है आंसर देखो एक बार इस क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। भाई ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, ठीक है, ये इसमें मेन चीज़ है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है। अब उसमें अपन को कुशिंग वाले फीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है, अभी सिंड्रोम नहीं कहेंगे, कुशिंग फीचर हो गए सारे। अब ओवरनाइट डेक्सा सप्रेशन टेस्ट कराना आपने तो उसमें सीरम कॉर्टिसोल मोर देन 50 है और ACTH लेस देन 1.1 आ रहा है। एडेनल इमेजिंग वगैरह करिए, सब कुछ नॉर्मल है, मतलब कोई ट्यूमर नहीं है, कोई एडेनोमा नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर भाई रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बाहर से स्टेरॉइड्स लेना बंदा, तो इस वजह से एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज़ की वजह से उसको एक कुशिंग्स सिम्टम्स आ रहे हैं, ना कि उसको कुशिंग्स डिसीज़ है। हाँ, ये वाली चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अगर कुशिंग डिसीज़ में बोलता, ठीक है, तो उसमें ये हिस्ट्री वगैरह नहीं मिलती, सिर्फ ये फीचर्स मिलते और स्टेरॉइड अब्यूज़ होता, ठीक है, या फिर कोई एक्टोपिक सिक्रीशन हो रहा होता, ये सब चीज़ थी। तो ठीक है। 27-year lady underwent thyroidectomy for thyroid cancer. Post-operatively, she started developing muscle cramps, perioral and peripheral paresthesia and carpopedal spasm. ऑस्ट्रेटिक हैंड डिफॉर्मिटी जिसे बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होती है। इस वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो गया, हाइपोपैराथायरिज्म हो गया, है ना। तब देखो अप्रोप्रिएट क्या है स्पेशली नर्व कंडक्शन वेलोसिटी इन बोथ अपर एंड लोअर लिम्ब एंड टू एलिशन मिथाइल कोबालामाइन। ईएमजी ऑफ द ईएमजी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर पैराथायरॉयड से रिलेटेड को देखना पड़ेगा भाई। इमीडिएटली अपन को उसको आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देना पड़ेगा, है ना, और आयोनाइज देना पड़ेगा। बायोकार्बोनेट का कोई मतलब नहीं है, सी आंसर है इसमें। ये समझ गए ना इसको क्या हुआ है कि भाई इसमें थायराइड की सर्जरी करी तो पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्सीडेंटली रिमूव हो गई है, पीटीएच कम, कैल्शियम कम, हाइपोकैल्सीमिया, ये सब इस वजह से फीचर्स आ रहे हैं, तो इसलिए आपने कैल्शियम दे दिया। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म? कैलमैन सिंड्रोम है। अ टॉल thin adolescent boy is found to have gynecomastia in small testes. इसको मैं तो पूरा भी नहीं पढ़ूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का क्वेश्चन है ना भाई। मेल है, टॉल थिन gynecomastia स्मॉल टेस्टिस है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। विच आर द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग्स मे कॉज वेट गेन? अब देखिए एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो वेट गेन कॉज करती हैं, इसके लिए मैं आपको बता दूं, ग्लिमिप्राइड भाई आइड वाली वेट गेन कराती है, ठीक है। पायोग्लूटाजोन ये कराती है, इंसुलिन तो कराते कराते, सीटाग्लिप्टिन नहीं कराती। तो इसमें 1 2 3। यार एक चीज़ का ध्यान रखना, हार्ट साउंड डायबिटिक की ड्रग्स, ये तो एवरग्रीन टॉपिक है, प्लस एक बार भी कोई टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लेता है ना पेपर में, तो सेम पेपर में उसके 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे। तो आपका अगर अच्छा है और वो टॉपिक आपको आता है तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सही हो जाते हैं। जैसे अभी कैलमैन सिंड्रोम वाला 2 बार आ गया, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ओबेसिटी? देखो ओबेसिटी के लिए इसमें से कौन सा सही है? एडिपोनेक्टिन लेवल्स आर रिड्यूस्ड इन ओबेसिटी, बिल्कुल। ऑर्ली स्टेट इज ए रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ लाइपेज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ओबेसिटी, ये भी सही है। Liraglutide used for type 2 diabetes mellitus management can cause weight gain, नहीं। वेट लॉस कराती है, न्यूट्रल होती है मोस्ट ऑफ। बेरेट्रिक सर्जरी इज रिकमेंडेड इन ओबेस पेशेंट विद BMI मोर देन 30 फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, नहीं, ये मोर देन 32 था ना, एज फार एज आई रिमेंबर मोर देन 32 था, तो 1 और 2 हो गया इसमें से। जो एडिपोनेक्टिन लेवल है ना, ये यूजुअली अच्छा होता है, जितना मैं आपको समझा बेसिक अगर आइडिया दूँ इसके बारे में। एडिपोनेक्टिन इज़ अ गुड थिंग रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, और ये रिड्यूस हो जाता है ओबेसिटी में। ऑर्ली स्टेट आप ध्यान रखना, ये रिवर्सिबल लाइपेज इनहिबिटर है, वेट लॉस वगैरह की ट्रीटमेंट में अपन आजकल देना स्टार्ट करें इसको। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी इन पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी लेने वाले पेशेंट हैं, यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी कैसे आप डिक्रीज करोगे? देखो प्रोबेनासिड नहीं, फोस्ट ये हो गया, रास्पबेरी केस हो गया, एंड एसिडाजोलामाइड हो गया, 2 3 4। प्रोबेनासिड तो किस काम में आती थी बताओ एक बार? क्रॉनिक गाउट या गाउटी आर्थराइटिस वगैरह के ट्रीटमेंट में काम में आती है ना, तो इसमें 2 3 4 हो जाएगा आंसर। प्रीमाक्विन डेस्ट्रॉय हिप्नोसाइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फॉर रेडिकल क्योर इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रीमाक्विन कहाँ से जो इनके हिप्नोसाइड्स यानी इसके जो बेबीज़ हैं उनको कहाँ से तोड़ती है? लिवर से ना, डिस्ट्रॉय करती है। HIV एसोसिएटेड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर जो हैंड जिसे शॉर्ट फॉर्म में अपन बोलते हैं, इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें असिम्टोमेटिक न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है, माइनर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है, HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया, डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू
सिस्टिसिरकोसिस। सिस्टिसिरकोसिस के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? देखो, सिस्टिसिरकोसिस जो है क्या नाम था, न्यूरोसिस्टिसिरकोसिस जो होता है, ठीक है, ये अपने स्पोर वगैरह खा लेते हैं, वो ब्रेन में जाके ना कैविटेशन कर देते हैं, जमा हो जाते हैं, पूरे ब्रेन में कहीं भी जमा हो सकते हैं, मसल्स में जमा हो सकते हैं, बॉडी में, ठीक है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बन सकते हैं उसके। इसके लार्वा है ना, बॉडी में कैल्सिफिकेशन हो सकता है बाद में, उनमें जो एमआरआई में अपन को दिखता है। तो देखो, मे बी प्रेजेंट एज पर्सनैलिटी चेंज, बिल्कुल फ्रंटल लोब को इन्वॉल्व कर लेंगे, तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल मे बी एक्सरसाइज फॉर हिस्टोलॉजी बिल्कुल मिलेंगे लार्वा इस केस में। सेरिब्रल साइन मोस्टली डू नॉट अकर अंटिल द लार्वा डाई, 5 to 20 ईयर्स लेटर देखने को मिलते हैं, बिल्कुल। एंड प्रेसिक्विंटल कैन बी गिवन फॉर 10 डेज, पहले इसका ट्रायल देते हैं अपन, है ना, 10 डेज का, और ये बहुत केसेस में इफेक्टिव भी होती है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्ट्रोंगलियोडियासिस इज करेक्ट? ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट स्ट्रोंगलियोडियासिस के लिए करेक्ट है? देखो, स्ट्रोंगलियोडियासिस जो है ना, ये इसमें क्या है कि it parasitize the mucosa of the upper part of the small intestine. Larva occurrence is fast moving transient rash seen across abdomen and buttock. Ivermectin is not effective. Systemic strongyloidiasis is seen in immune competent state. ठीक है, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, ये कौन सी जगह पे अपना पैरासाइट्स को स्पेस देता है? म्यूकोसा ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में इसके पैरासाइट्स रहते हैं। लार्वा करेंस जो इसकी फॉर्म होती है वो फास्ट मूविंग होती है और अक्रॉस दी एब्डोमेन एंड बटॉक देखने को मिलती है। फिर आइवरमेक्टिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। सिस्टमिक इन्फेक्शन जो होता है ना इसका, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स में देखने को मिलेगा, ना कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट में, और इसमें ड्रग अपन एल्बेंडाजोल भी दे सकते हैं। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस ये गलत हो गया, और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से मिलते हैं, यानी 1 and 2। 57 Which of the following statement with regards to cutaneous larva migrans is correct? Okay, cutaneous larva migrans, it is one of the commonest linear lesions seen in travelers. नंगे पैर तो घूमते उनमें होता है। It may be associated with a recent visit to the beach. Okay, ये प्रोराइटिक होता है, और ट्रैक जो होता है इसका वो मूव होता है at the rate of 2 to 3 centimeters per day. 1, 2 and 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following statements regarding giardiasis, स्टेटमेंट गियार्डियासिस के लिए इसमें से कौन सा ट्रू है? देखो, गियार्डियासिस जो है ना अपर इंटेस्टाइन में रहता है, और स्टूल का एग्जामिनेशन अगर करते हैं ना तो उसमें सिस्ट मिलते हैं, और वो 2 से 3 दिन के इंटरवल में आ जाते हैं फीवर से, और जो कि इनफ है इसके डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो देखो, स्टूल शुड बी एग्जामिन फॉर सिस्ट फॉर एट 2 to 3 days इंटरवल, डायग्नोसिस के लिए इनफ होता है वो। दूसरी चीज़, कोलोनोस्कोपी एस्पिरेट गिव द हाईएस्ट डायग्नोस्टिक यील्ड। नहीं, हाईएस्ट जो इसमें डायग्नोस्टिक यील्ड वगैरह ना वो अपन इसी बना लेते हैं स्टूल एग्जामिनेशन में से, कोलोनोस्कोपी एस्पिरेट नहीं करना होता। इन्फेक्शन यूजुअली अकर बाय इंजेस्टिंग कंटेमिनेटेड वाटर, बिल्कुल करेक्ट है। गियार्डिया हैज़ अ फ्लैजिलेटेड ट्रोपोसाइट फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट है। रहता कहाँ है? अपर इंटेस्टाइन में रहता है। उसके बाद फ्लैजिलेटेड ट्रोपोसाइट फॉर्म है, डायग्नोसिस के लिए अपन देख लिया क्या इसके लिए इनफ होता है। तो 1, 3 and 4, ठीक है। 58C। टाइप 2 नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस। टाइप 2 नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस किसकी वजह से होता है? वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस की वजह से, जो कि किस में आता है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस में आता है। ओके, 59 का ए, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस में आता है। टाइप 2 नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस सही है। और टाइप 1 जो है ना वो पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और जो टाइप 3 होता है वो क्लोस्ट्रिडियम परफिंजिस की वजह से होता है, गैस गैंग्रीन। तो देखो, टाइप 1 है, 2 है, 3 है। टाइप 1 तो पॉलीमाइक्रोबियल कंडीशन की वजह से होता है, टाइप 2 पायोजेनस की वजह से होता है, यानी ग्रुप ए हो गया, इसमें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, और ये क्लोस्ट्रिडियम परफिंजिस की वजह से हो गया। तो ज़्यादा विच आर द फॉलोइंग ट्रीटमेंट फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी who has been exposed to a patient of चिकन पॉक्स इज करेक्ट? एक प्रेग्नेंट लेडी है, चिकन पॉक्स वाले पेशेंट को एक्सपोज हुई है वो, तो उसको अपन क्या क्या दे सकते हैं या क्या क्या देना चाहिए? देखो, प्रेगनेंसी है उसको, और उस बच्चे में फीटल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो इसलिए उसको इम्यूनोग्लोबिन तो देंगे ही देंगे, साथ में
एसिक्लोवीर भी देंगे। लाइव वैक्सीन होता है, वैक्सीन दे नहीं सकते, स्टूडेंट देने का कोई सेंस है नहीं, तो 1 and 3 आंसर 60 का सी होगा। 61। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ लिस्टीनिया मोनोसाइटोजिनस इन्फेक्शन। लिस्टीनिया मोनोसाइटोजिनस इन्फेक्शन में आप जेंटामाइसिन दे सकते हो, एम्पिसिलिन दे सकते हो, सल्फामेथोक्सोजोल दे सकते हो, यानी 2, 3 and 4 दे सकते हो आप। सिफ्ट्राइजोन इज़ नॉट यूजफुल। ओके, लिस्टीरिया इन्फेक्शन में क्या होता है, ये 3 दवाइयाँ जो हैं कौन कौन सी, यूजुअली ना अपन एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। ये भी तो अपन तब देते हैं अगर रेजिस्टेंस हो गया ना इन दोनों दवाइयों का, ये दोनों आप नहीं दे पा रहे हो तो आप ना सल्फामेथोक्सोजोल और ट्राइमेथोप्रिन देते हो। ओके, इसलिए 2, 3, 4 हो गया बेस्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटी अकर फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी इन दी चिल्ड्रंस। क्रेनियोटाइपिस हो जाता है, रिकेट्स की बात करें ना, क्रेनियोटाइपिस, वॉशिंग ऑफ द फ्रंट ऑफ पैरेंटल लोब, मसल हाइपोटोनिया हो सकता है, श्रिंकिंग, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके, 1, 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ रिलेटिव एरिथ्रोसाइटोसिस। रिलेटिव एरिथ्रोसाइटोसिस किस वजह से होता है कि भाई देखो एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा है। हाई एल्टीट्यूड में जाएगा तो एक्चुअल में होगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी में एक्चुअल में होता है, हाई एफिनिटी हो गया तो उसका आई एम नॉट श्योर, बट डायरेटिक्स में रिलेटिवली आपको पक्का मिलेगा क्योंकि डायरेटिक्स में वाटर सारा निकल जाता है, ब्लड जो है कंसनट्रेटेड होगा, रिलेटिव एरिथ्रोसाइटोसिस मिलेगा आपको, नॉट एक्चुअल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन इज an excellent culture media for bacteria, correct. Atrophic urethritis in postmenopausal women is a risk factor, correct. Antibiotics recommended in all cases of asymptomatic bacteria, all में नहीं होता, and certain strain of E. coli have a particular propensity to invade the urinary tract infection, बिल्कुल तो 1, 2 and 4। Which of the following statement are correct regarding scorpion sting। अब देखो स्कॉर्पियन स्टिंग में क्या होता है, उसकी टेल में ना वीनम बहुत कम होता है एक्चुअली इसके स्नेक के मुकाबले, ठीक है, तो टेल में वीनम होता है और जो इसकी जो स्टिंग होती है, ठीक है, वो पेनफुल होती है, बट वीनम कम होता है तो रिलेटिवली हार्मलेस होती है। फिर एंटीकोलिनर्जिक्स कैन बी यूज्ड इफ एंटी वीनम इज अनअवेलेबल, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता, तो 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग KFD, काइनोसिल फॉरेस्ट डिजीज जो होती है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन नॉर्थ ईस्टर्न, नहीं साउथ में होती है, ठीक है। फिर मंकी एक्टर्स रिजर्वायर, यस, टिक के थ्रू होता है, हार्ट टिक के थ्रू ना, तो टिक बाइट भी आ गया इसमें। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर दिस प्रिवेंशन टू, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है बट अभी इतना चलन में नहीं है। 64D, ओ सॉरी 66D, ठीक है। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रूसेलोसिस। देखो ब्रूसेलोसिस में क्या होता है, फीवर में डेवलप इनटू एन अंडुलेटिंग पैटर्न दैट परसिस्ट फॉर वीक्स, सही है। एसोसिएटेड मस्कुलर स्केलेटल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और इस ब्रूसेलोसिस क्या है, एक फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, बिल्कुल सही बात है। ओके, 1, 2 and 3। 60-year-old डायबिटिक फीमेल प्रेजेंट विद एक्यूट MI ECG चेंजेस इंक्लूड करते हैं ST एलिवेशन है ग्रेटर देन 1 mm इन द लीड AVR, लाइकली लोकलाइजेशन ऑफ द थ्रोम्बस बताना है आपको। देखो MI है, ECG ST एलिवेशन है AVR में। अब MI को लोकलाइजेशन करना है तो इसका डायरेक्ट आंसर याद कर लो। देखो ठीक है, अगर AVR में ST एलिवेशन है तो लेफ़्ट जो LED होती है, ठीक है, लेफ्ट मेन या प्रॉक्सिमल LED में ब्लॉकेज है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग इज़ रिकमेंडेड फॉर वेट लॉस। तो वेट लॉस के लिए लीराग्लूटाइड थी, ठीक है, एक ग्लिप्टिन और आइड वाली तो जो थी अपन ने अभी वेट इंक्रीज़ करने वाली, लीराग्लूटाइड वेट डिक्रीज़ करती है।
विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीजेस। देखो करेक्ट कौन सी होगी है ना IBD के लिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्वॉल्व टर्मिनल इलियम एंड रेयरली कॉज प्रोक्टोकोलाइटिस, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है ये चीज़। तो कोबलस्टोन अपीयरेंस सीन इन क्रोन्स डिजीज। 2 स्किप लीजन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस का नहीं होता। अल्सरेटिव कोलाइटिस मोर कॉमन स्मोकर नहीं, वो तो प्रोटेक्टिव होता है, तो आंसर ओनली 2 होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल फिजिकल फाइंडिंग इन पेरिकार्डियल इफ्यूजन। टिपिकल फिजिकल फाइंडिंग कौन सी होती है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन में रेज JVP होती है, हाइपोटेंशन होता है, ओलिगोयूर होता है। वाटर एमल पल्स तो एओर्टिक स्टेनोसिस में देखने को मिलती है। 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन प्रोड्यूस S3 साउंड। S3 साउंड देखो एक खास बात यह है कि S3 साउंड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के साथ साथ प्रेगनेंसी में मिलता है और यंग एज में मिल सकता है बच्चों में, पर MS में तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो 1 2 3 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट PR इंटरवल। PR इंटरवल क्या डिनोट करता है भाई? ये P हो गया, ऐसे ये P हो गया। अरे यार ये कैसे बन रहा है? ठीक है, ऐसे मान लो। तो ये जो सेगमेंट है ना यहाँ पर ये, ठीक है, ये होता है PR इंटरवल। PR इंटरवल क्या है कि एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, एट्रियल डिपोलेशन हो गया, अब वेंट्रिकुलर डिपोलेशन होना है, तो ये डिनोट करता है एट्रियल डिपोलेशन नहीं। ठीक है, तो आंसर यही मिल गया आपको। बाकी देख लो, नॉर्मल ड्यूरेशन इसका 0.1 से 0.12 to 0.2 सेकेंड्स होता है। प्रोलॉन्ग डिनोट करता है AV कंडक्शन में ब्लॉक है, और अगर ये शॉर्ट होता है तो WBW सिंड्रोम में देखने मिलता है। बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमेसिस। सिस्टोसोमेसिस के लिए ट्रांसिक्विंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉर्चुनिटीज सिस्टमिक माइकोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द सीवियर टिश्यू नेक्रोसिस एंड emerged as specific complication during the COVID-19. Mucormycosis. Which of the following fungal infection is caused by dermal inoculation of the fungal agents? फंगल एजेंट के डर्मल इनोकुलेशन से, यूजुअली फ्रॉम अ थॉर्न। ठीक है, स्पोरोट्रिकोसिस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू कॉक्सीडियोमाइकोसिस। कॉक्सीडियोमाइकोसिस में बात कर रहे हैं कि इट इज़ अ प्राइमरी सिस्टमिक माइकोसिस कॉज्ड बाय डायमॉर्फिक फंगाई कॉक्सीडायोडिस इमिटिस एंड कॉक्सीडायोडिस पोसेडेसी। ओके, ट्रू। प्राइमरी पल्मोनरी कॉक्सीडियोमाइकोसिस प्रेजेंट विद कफ फीवर चेस्ट पेन एंड अर्थराइटिस। ट्रू। Progressive pulmonary coccidiomacosis presents with constitutional symptoms like fever, weight loss, anorexia and features of lobular pneumonia. ये भी तो ये फंगस इन्फेक्शन ही तो है ना ये भी। और कॉक्सीडायोडिस मेनिंजाइटिस इज अ माइल्ड डिजीज। देखो मेनिंजाइटिस कभी भी माइल्ड नहीं होता, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो ये सिम्टम, इस क्वेश्चन को आंसर को देखो कि ये गलत है। 1 2 and 3 करेक्ट मार्क करो। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एलिपिड स्नेक बाइट। ये कौन सा करेक्ट है? रिगार्डलेस ऑफ द एनाटोमिकल साइट ऑफ द बाइट, वॉकिंग ऑफ द विक्टिम शुड बी डिस्करेज्ड। क्योंकि वो वॉक करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, विनम जा सकता है। प्रेशर इम्यूलाइजेशन अब नहीं करते हैं, इम्यूलाइजेशन करते हैं, ठीक है, पर अपन बाइंडिंग नहीं करते हैं। जो कहीं प्रेशर बाइंडिंग करते हैं ना, वो नहीं करते, प्रेशर इम्यूलाइजेशन करते हैं। फिर टॉक्सिस कैन बी प्रेजेंट आफ्टर द एलिपिड स्नेक बाइट। बिल्कुल। 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज ऑफ CCK? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेडिएशन एंट्राइटिस एंड प्रोक्टोकोलाइटिस। देखो, डायरिया, रेडिएशन एंट्राइटिस प्रोक्टोकोलाइटिस के लिए डायरिया इन द एक्यूट फेज शुड बी ट्रीटेड विद कोडीन एंड लोप्रामाइड। ट्रू। सर्जरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? नहीं, सर्जरी इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रेडिएशन वगैरह में।
सुक्राल्फेट एनेमा एंड हाइपरबेरिक ऑक्सीजन इफेक्टिव ट्रीटमेंट होते हैं इसके, और फिस्टुलास डेवलप हो सकते हैं इसमें बहुत कॉमनली। पर सर्जरी की भाई कितनी सर्जरी करोगे यार, सर्जरी भी इसमें क्या बोल रहा है कि रिसेक्शन करो इंजर्ड एंड, तो पूरा ही मोस्ट ऑफ दी जो इंटेस्टाइन होती है वो इंजर्ड होती है, तो रिसेक्शन एंड ऑस्मोसिस तो कोई सेंस नहीं है, तो पूरा ही रिमूव करना पड़ेगा उसको। ओके, और ट्रीटमेंट का चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं है। 81 In serological investigation of hepatitis B virus infection, presence of hepatitis B envelope antigen is an indicator of hepatitis B envelope antigen का होना is an indication of a active replication of the virus in the liver. Okay. Simultaneous infection with hepatitis B virus and hepatitis B virus followed by full recovery is associated with the appearance of, देखो कंप्लीट रिकवरी हो गई है तो अपन को इसमें कौन कौन सी चीज़ देखने को मिलने वाली है कि यहाँ पे टाइटर्स देखो, एंटीबॉडीज है, जैसे anti-HBV है, ठीक है। अब इसके टाइटर्स की बात करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे IgA तो होती नहीं है, ठीक है। अब बात करें कि फुल रिकवरी है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है ना इसमें इसको अपन तभी मानेंगे कि अगर ये पहली चीज़ तो इसकी एंटीबॉडीज लो टाइटर में हो और IgM टाइप हो। ओके, लो टाइटर में हो और IgM टाइप होती है। जो इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए होगा ना, वो एंटीबॉडीज अब अगर क्रॉनिक है तो IgG होगी, एक्यूट है तो IgM होगी, पर वो वाली जो है वो आपको हाई टाइटर में देखने को मिलेगी। ऐसे ध्यान रखेंगे आप इसको। 83 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द जॉन्डिस, ठीक। प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरल इक्टस इंडिकेट अ सीरम बिल्डुबिन लेवल ऑफ एटलीस्ट 3 mg पर डे। अगर स्क्लेरल आपको इक्टस मिल रहा है तो मिनिमम 3 mg पर डे होना चाहिए बिल्डुबिन लेवल, बिल्कुल करेक्ट बात है। इफ द एग्जामिनर सस्पेक्ट स्क्लेरल इक्टस, सेकेंड साइड टू बी एग्जामिन इज अंडरनीथ द टंग, ये भी सही है। इन लॉन्ग स्टैंडिंग जॉन्डिस स्किन में बिकम ग्रीन ड्यू टू रिडक्शन ऑफ द बिल्डुबिन टू बिल्डुबिन, नहीं ग्रीन नहीं होती है। और स्क्लेरा हैज़ अ पर्टिकुलर एफिनिटी फॉर बिल्डुबिन ड्यू टू इट्स हाई इलास्टिक कंटेंट, करेक्ट। 1, 2 and 4। Keratinoderma due to ingestion of excessive amount of the keratin containing fruit and vegetable can be distinguished from jaundice by sparing which of the following part। अब केरेटिनोडर्मा यानी कि अब जो जॉन्डिस यानी डिस्कलेशन केरेटिनोडर्मा की वजह से होता है, वो आप नॉर्मल जॉन्डिस से कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ये वाला स्क्लेरा को कभी इन्वॉल्व नहीं करता है ना। फिर मियर-स्टेमी टेस्ट इज़ यूज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन द मैन के लिए अपन ये टेस्ट का यूज़ करते हैं, मियर-स्टेमी टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द कैल्सीफाइलेक्सिस इन क्रॉनिक किडनी डिसीज पेशेंट में कैल्सीफाइलेक्सिस के लिए कौन सी दवाई आप दोगे। सॉरी, वापस देखो एक बार, ये बोल रहा है इनमें से कौन सी दवाई एसोसिएटेड है कैल्सीफाइलेक्सिस के साथ में CKD के पेशेंट में। देखो कैल्सीफाइलेक्सिस क्या होता है आप जानते हो। कैल्सीफाइलेक्सिस क्या है कि जो कैल्शियम इतना हाई हो गया है कि वो ब्लड वेसल्स वगैरह में, फैटी टिश्यू में, बॉडी में अलग अलग जगह जाके डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। और अब ये डिपॉजिट वार्फिन ड्रग की वजह से होता है। क्यों होता है वो बता देता हूँ। देखो वार्फिन ड्रग होती है ना जो, वो विटामिन K को इनहिबिट करती है, और विटामिन K एक है ना प्रोटीन होता है मैट्रिक्स ग्लायल प्रोटीन, उसके फॉर्मेशन में और उसके प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये प्रोटीन नहीं होता ना, तो ये प्रोटीन नहीं होगा तो जो कैल्शियम होता है, ठीक है, वो एक्टिवेट होके जगह जगह डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और जब ब्लड वेसल वगैरह में डिपॉजिट होगा, फैटी टिश्यू में डिपॉजिट होगा, जिससे अपन कहते हैं कैल्सीफाइलेक्सिस। तो विटामिन K इनहिबिशन हो जाता है वार्फिन की वजह से, जिस वजह से ये सब चीज़ देखने को मिलती है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से पेयर करेक्ट है, ओके। RBC कास्ट मिलता है मेलिन हाइपरथर्मिया में, ट्रू है। WBC कास्ट पायलोनेफ्राइटिस में मिलता है, ट्रू है। पिगमेंट वैस्कुलाइटिस में RBC कास्ट मिलता है, ग्रैनुलर कास्ट मायोग्लोबिन में ग्रैनुलर कास्ट नहीं मिलता, तो ये दोनों गलत है। ओनली 2 पेयर इज करेक्ट इन दिस।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ हीमोलाइसिस इन पीएनएच। पीएनएच में प्राइमरी मैकेनिज्म हीमोलाइसिस का क्या होता है? CD55 CD59 इनमें कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये एब्सेंट होती है, इस वजह से डिस्ट्रक्शन होता है नाइट में आरबीसीज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोनल हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिसऑर्डर इन विच फिनोटिपिकली नॉर्मल आरबीसीज है, ग्रेनुलोसाइट्स है, प्लेटलेट एक्यूमुलेट हो रही है इन दी एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेबल फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई। कोई रिकॉग्नाइजेबल फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई फिर भी प्लेटलेट्स वगैरह एक्यूमुलेट हो रही है, तो ये पॉलीसाइथेमिया वेरा है। Which of the following insulin has a cloudy preparation and require resuspension prior to injection? लेंट इंसुलिन को चाहिए होता है ये ना। Which of the following statement are correct with regard to एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है? देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, समझिए कौन सी कंडीशन है। ओके, वो उसको डर होता है कि वुमेंस में होता है मोस्ट कॉमनली, डर होता है कि भाई मोटी हो जाऊंगी, तो सर जो खाना नहीं खाती है, तो इसमें है ना फिर माल न्यूट्रिशन वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं बॉडी के अंदर, है ना। इलनेस इज ऑफन प्रेसिपिटेटेड बाय वेट लॉस, फूड अवॉइडेंस होती है, बॉडी में इंटैक्ट नहीं होती, डाउनी हेयर लैन्यूगर हेयर डेवलप हो जाता है 1, 2 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ लूप एक्टिंग एंड थायराइड डायरेटिक। लूप एक्टिंग थायराइड डायरेटिक का एडवर्स इफेक्ट क्या है? देखो ब्रो, जो डायरेटिक्स होती है ना, इसमें सबसे पहले चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि भाई पूरा वाटर लॉस करा रही है, सब कुछ लॉस करवा रही है, तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें डिक्रीज मिलेगी। तो देखो मेटाबॉलिक प्रोटॉन लॉस हो गया तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस मिलेगा, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, हाइपोनेट्रियम हो जाएगा, 2, 3 and 4। 92 का डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलैक्सिस। पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलैक्सिस के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्ट्रेस अल्सरेशन ड्यूरिंग क्लिनिकल इलनेस इज कॉमन। अल्सर प्रोफाइलैक्सिस शुड बी कंटिन्यू टू वंस एब्जॉर्प्शन ऑफ द एंटरल पीड इज एस्टेब्लिश्ड। नहीं, पहले से कर सकते हैं। पीपीआई आर इफेक्टिव एट रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ अल्सरेशन। पीपीआई when used with antibiotic may decrease the risk of clostridium difficile। नहीं, ये इंक्रीज कर सकती है ना। सी आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 94। विच आर द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ पोस्ट लंबर पंचर हेडेक। पोस्ट लंबर पंचर हेडेक है, इसमें फीचर्स कौन कौन से होते हैं? डल लैकिंग ऑर्बिट ऑफ हंटर हेडेक होता है, वर्सन ऑन वॉकिंग बट इम्प्रूव्स ड्यूरिंग द डे, नहीं, एंड रिकमेंसी यूजुअली इम्प्रूव द हेडेक विद इन रेस्ट। ओके, रिकमेंसी जो पोजीशन वो मूव करते हैं आगे लीन करके तो इम्प्रूव हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। प्रोलॉन्ग जॉन्डिस होता है बच्चों में, पल्मोनरी एम्फाइसीमा होता है, पेनिकुलाइटिस रेयर होता है, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ये तो डायरेक्ट ही गलत हो गया 1, 2, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज ग्रैनुलोमेटस लिवर इंजरी। ठीक है, कार्बामेज़ेपिन, एलोकुंडोन, डायलिटिज़म। एसिटामोफिन नहीं करता है, 96 का आंसर इस। ये 3 ड्रग्स जो हैं ये ग्रैनुलोमेटस इंजरी करती है लीवर की। जो एसिटामोफिन है वो सेंट्रल लोब्यूलर नेक्रोसिस करता है लीवर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 5 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिटिंग केयर। हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, ब्रेस्ट फीडिंग एसेंशियल में नहीं है इसके, ठीक है, रेस्पॉन्सिव केयर गिविंग है, अर्ली लर्निंग है, इम्यूनाइजेशन नहीं है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और बस, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा इसका आंसर इज ए। 98। अब फुल टर्म बेबी जो बोर्न हुआ है जिसका वेट है 2 kg, वेल बेबी विजिट पर आया, 2 मंथ की एज है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वुड यू एडवाइस टू दिस चाइल्ड। 2 किलो का बच्चा है, ठीक है, 2 मंथ की एज पर मेरे पास आ रहा है, फिर 2 किलो का बच्चा है, ध्यान रखना। सॉरी क्या लिखा, बेबी बॉर्न हुआ था वो 2 किलो के वेट से, अब वो 2 मंथ की एज पर आया मेरे पास,
देखो विटामिन डी 200 इंटरनेशनल फॉर 3 मंथ से नहीं, विटामिन डी 200 नहीं, ऐसे नहीं देते इसको। आयरन जो है अभी आयरन जो फर्स्ट ईयर एज तक देते हैं ना अपन बच्चे को, ध्यान रखना फर्स्ट ईयर एज तक आयरन जो देते हैं बच्चे को 2 mg पर kg के हिसाब से देते हैं। तो इसमें ध्यान रखना आंसर को, डी आंसर है, इंपॉर्टेंट है। 2 mg पर kg के हिसाब से 1 साल तक की एज तक में बच्चे को आयरन देते हैं अपन। Which of the following are common problem in babies with intra-uterine growth restriction delivered at term gestation? इसमें सबसे कॉमन क्या चीज़ होगी भाई, IUDR बेबी है, ठीक है, तो उसमें हाइपोथर्मिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ठीक है, और हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है यूजुअली, ओके, हाइपोकैल्सीमिया नहीं होता है IUDR वाले बेबी से, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर पोस्ट मतलब भाई ज़्यादा मैक्रोसोमिया होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, IUDR है तो हाइपोग्लाइसीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ नॉर्मल न्यूबॉर्न ग्रोथ? नॉर्मल न्यूबॉर्न ग्रोथ के लिए कौन सा करेक्ट है? वेट लॉस में भी 8 to 10% ऑफ द बर्थ वेट इन इनिशियल 2 वीक, नहीं 2 वीक में नहीं, फर्स्ट 7 to 10 डेज में हो जाता है, मतलब वो फर्स्ट वीक में हो जाता है, रीगेन हो जाता है 10 डे तक, यानी 20 है। बर्थ वेट रीगेन विद इन फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ, नहीं। वेट लॉस में भी 12 to 15%, नहीं, ये भी नहीं है ना। फॉर डेवलपमेंटल असिस्टमेंट ऑफ अ बेबी, ग्रेस इज बेस्ट असिस्ट बाय ऑफरिंग अ चाइल्ड, देखो एक रेड ट्यूब देते हैं बच्चे को ग्रेस चेक करने के लिए डायरेक्टली, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यूरिन एल्कलाइजेशन एज अ मेथड फॉर एनहेंसिंग एक्सक्रीशन फॉर पॉइजनिंग इज एम्ड एट अचीविंग, क्या अपन को रखना होता है इसमें जो टारगेट रखते हैं अपन एल्कलाइजेशन के लिए 7.5 से 8, ठीक है, यूरिन का सीरम का नहीं। एक्सटेंट ट्रांसफ्यूजन एज अ मेथड ऑफ एनहेंस्ड एक्सक्रीशन ऑफ द पॉइजन इज इंडिकेटेड इन मीथ हीमोग्लोबिन में एक्सटेंट ट्रांसफ्यूजन रखते हैं मेथड ऑफ सर्विस। In case of a child with a acute poisoning by injection, activated charcoal may be used in which of the following situation? Activated charcoal आप एंटी एपिलेटिक इंजेक्शन में कर सकते हो, ठीक है, क्लोरोसिल लिथियम में तो आपको डायरेक्ट उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, आयरन एक्टिवेटेड चारकोल में ऐसा होता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक्स कॉज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में इनमें से कौन सा जेनेटिक कॉज हो सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है? एंजलमैन है, फ्रेजाइल एक्स है, और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, ओके, विलियम सिंड्रोम तो नहीं होता है, तो 1 2 3। टू रिड्यूस रिस्क ऑफ न्यूरोट्यूब डिफेक्ट इन द बेबी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड? फोलेट सप्लीमेंट फ्रॉम 1 month बिफोर कंसेप्शन टू 3 month, ओके, फोलेट सप्लीमेंटेशन फ्रॉम कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी टू एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, नहीं, जिंक का तो होता ही नहीं न्यूरोट्यूब डिफेक्ट के लिए। वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलिटिस, ठीक है, वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलिटिस कौन सी स्ट्रेन की वजह से होता था? सिंपल ये पूछ रहा है, तो देखो वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलिटिस, एक बार पी आ रहा है, एक और प्लस कर लो इसमें 1 पी, एक 1 प्लस कर लोगे इसमें तो OPV 2 हो गया, ठीक है। अगर वैक्सीन डिराइड पोलियो वायरस बोलता है VDPV, तो इसमें P3 आता, मतलब OPV 3 आता, वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलिटिस OPV 2 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी? डिस्ग्राफिया ड्रॉ नहीं कर पाता। अ बेबी इज डिलीवर्ड एट 34वीं gestation and found to be apneic at birth. After performing the initial steps of the resuscitation, the baby is still apneic. अब क्या करोगे आप, ठीक है, पहली चीज़ आपने क्या करी, देखो हुआ इनिशियल रेसिपिटेशन करे और अभी भी उसको सांस नहीं आ रही है, तो आप उसको वैसे तो माउथ वेंटिलेशन करते हैं, पर अभी उसको बिल्कुल हार्ट रेट वगैरह सब कुछ कम है, तो इसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना स्टार्ट करेंगे। इसमें माउथ में जो बैग एंड मास्क का इसमें ऑप्शन तो दे नहीं रखा, देनी उसको ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो अपन रूम एयर से स्टार्ट करेंगे जो 21 to 30% होता है, 100% नहीं देते क्योंकि रेटिनोपैथी प्री मैच्योरिटी के चांसेस रहते हैं हाई ऑक्सीजन से। अ चाइल्ड रिक्वायर डिटेल डेवलपमेंटल इवैल्यूएशन इफ द डेवलपमेंटल क्वोशिएंट इज बिलो 70%। द अपर लिमिट ऑफ एज फॉर अटेनमेंट ऑफ विजुअल फिक्सेशन बच्चे में कब तक आता है? 2 मंथ की एज तक बच्चे में विजुअल फिक्सेशन आ जाता है। और स्ट्रेंजर एंजाइटी इसमें आ जाती है बच्चे में स्ट्रेंजर एंजाइटी 6 से 7 मंथ में, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू डेवलपमेंटल माइलस्टोन एट 9 मंथ ऑफ द एज तक का बच्चा क्या क्या कर सकता है। ठीक है, एज, सेक्स, जेंडर बता देता है वो, और एज नेम जेंडर बता देता है ना। चाइल्ड डेवलप इमेच्योर पिंचर ग्रास भी कर चुका होता है इस एज तक 9 मंथ तक। बाय सीरियल वगैरह वो 9 मंथ तक कर लेता है, और बाय भी कर सकता है 9 मंथ, यानी 1 to 3 हो गया। वॉट आर दी अपर एज लिमिट्स by which a child should start walking alone and be able to speak single word। ठीक है, अपर एज लिमिट पूछ रहा है इसकी, है ना। तो चाइल्ड शुड स्टार्ट वॉकिंग अलोन, देखो 9, 12, 15, सॉरी 6, 9, 12। तो बच्चा सिट विद सपोर्ट, स्टैंड विद सपोर्ट, वॉक विद सपोर्ट करता है। इसमें अपन ऐड करेंगे 3, तो यानी 9, 12, 15। 15 पे वो नॉर्मली वॉक कर सकता है। अपर एज लिमिट होगी वॉक करने की, यानी कि 15 से स्टार्ट कर तो 18 तक तो कर ही देना चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया, ये वाला हो गया इसमें। अब ये पूछा सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड की अपर एज लिमिट 15 से वो जैगरन स्पीच करता है, और 1 to 2 वर्ड वो उसके बाद बोलना शुरू करेगा, तो 18 मंथ इसका हो गया। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपने डी। देखो जैसे उसमें हार्ट साउंड वगैरह वाला था ना हॉट टॉपिक, इसमें जो ये चाइल्ड के ग्रास्प वगैरह वाले, ग्रास्प हो गया। ठीक है, जो मेन जो न्यूरोनटोलॉजी वाला पार्ट है ना, ठीक, कौन सी चीज़ कितने मंथ पे आ रही है, ये सब चीज़ें, ग्रास्प वगैरह, रिफ्लेक्सिव, ये गोल टॉपिक है इसमें। 115 चाइल्ड प्रेजेंट टू द इमरजेंसी फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ अराउंड 20 ml ऑफ द केरोसिन ऑयल ले लिया, तो उसमें 40 मिनट पहले चाइल्ड अभी स्टेबल है, तो अब क्या करें। स्टेबल है तो मैनेजमेंट के लिए, चाइल्ड स्टेबल है तो मैनेजमेंट के लिए उसमें अपन रेडियोग्राफी करके देख लेंगे कि कोई जैसे बेरी विनिमा वगैरह रेडियोग्राफी करके देख लेते हैं, क्योंकि डैमेज वगैरह तो नहीं है ना। ज़्यादा तो लिया नहीं, 20 ml ही लिया था, अभी स्टेबल है। द इवेंट रिलेटेड टू वैक्सीनेशन विच कैन बी कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द नेक्स्ट वैक्सीनेशन और सिमिलर आइडेंटिकल टाइप। ठीक है, अगर सिंकोप आ रहा है तो वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है ना। एंसेफ्लोपैथी होगी डीपीटी के बाद तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एब्सेस तो हो ही जाता है, गैस्ट्रोएंटेरिटिस एमआर के बाद हो ही जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कुड बी कॉज्ड और प्रेसिपिटेटेड बाय एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के एक्टिव कंपोनेंट से इनमें से कौन सी रिएक्शन हो रही है। एनाफाइलेक्सिस एक्टिव कंपोनेंट से होती है, एंसेफ्लोपैथी के लिए एक्टिव लाइव कंपोनेंट चाहिए। एडेनाइटिस बीसीजी के बाद एक्टिव कंपोनेंट से होता है, वरना टीबी के अलावा एडेनाइटिस कैसे होगा, वो नहीं करेगा तो, है ना। और गैस्ट्रोएंटेरिटिस फॉलोइंग है हमारा, ये नॉर्मली हो जाता है ऐसे एक्टिव कंपोनेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग फॉर यूज इन कम्युनिटी टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिले। तो डेवलपमेंटल डिले के लिए स्क्रीनिंग की बात कर रहा है। ठीक है, डेवलपमेंटल डिले के लिए स्क्रीनिंग में अपन त्रिवेंद्रम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो टेस्ट होते हैं ना, वो देखो चाइल्ड डेवलपमेंट स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है, एक तो एज एंड स्टेजेस क्वेश्चनर होता है जो 1 मंथ से 5.5 साल के बच्चों के लिए होता है। फटेक बड़ौदा डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट है जो 2 से 5 साल के लिए होता है। ये त्रिवेंद्र डेवलपमेंट वाला जो 0 से 6 ईयर वालों के तक के लिए होता है। क्लिनिकल रेगुलेटरी टेस्ट होता है वो 3 साल तक के लिए होता है। और एक और होता है डेनवर 2 जिसकी एज अपने को भी नहीं बताएंगी इसमें। वापस लिख देता हूँ एक बार, 0 to 6 वाला तो ये रहा। फटाक बड़ौदा जो टेस्ट है उसकी 2 से 5 साल की। उसके बाद एज वगैरह वाला जो है, एज वाला जो क्वेश्चन आयर होता है उसकी 1 से 5.5 साल है। ठीक है, जो डेनवर 2 है उसकी एज नहीं बताएगी। अकॉर्डिंग टू WHO क्लिनिकल क्राइटेरिया विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन आर इंडिकेटिव ऑफ दिस सीवियर निमोनिया और वेरी सीवियर इलनेस। अब WHO के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं सीवियर निमोनिया और वेरी सीवियर इलनेस वाला कौन सा क्राइटेरिया होगा। कन्वर्जन है, ठीक है, चेस्ट इंट्रोइंग उन्होंने क्राइटेरिया में नहीं लिया हुआ है। फीड नहीं कर रहा है, स्टाइडर आना है, तो वो एक सीवियर क्राइटेरिया है। 1, 3, 4। चेस्ट ड्राइंग जो सास प्रोटोकॉल था आशा वर्कर वाला, उसके अकॉर्डिंग है सीवियर में, है ना। एंड 11 मंथ ओल्ड अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड मेरे पास आया है, कौन कौन सी वैक्सीन दे सकता है। देखो 11 मंथ ओल्ड अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड है तो भाई BCG OPV 1 साल के अंदर तक दे सकते हैं, तो BCG OPV ये दे सकता है। ठीक है, अभी उसको जो अपन
MR वगैरह अभी नहीं देंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट फेज़ में अपन उसको DPT और हेपेटाइटिस भी दे देंगे, हेपेटाइटिस भी 1 साल के ऊपर नहीं देता है ना। तो BCG, OPV, DPT इसमें ये आंसर हो जाएगा। इनमें से ये जो 3 वैक्सीन है 1 साल की एज तक देता है, तो इसलिए पहले अपन इनको देके कंप्लीट करेंगे। इसके साथ जो CMS का फर्स्ट पेपर है इसका रिव्यू अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पेपर का रिव्यू करते हैं। थैंक यू।